हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डिकी सोनी। और कल हमने 5 वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने सैलरी से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से डाल दिए थे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वेतनमान एक्सेट्रा सारी चीज़ें हैं। ये बुक क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है और इस बुक का क्वेश्चन नंबर 32 है। श्रीमती चेन्नई की एक कंपनी में 1 जनवरी 2014 को 10,515 के वेतन में नियुक्त हुई। महंगाई भत्ता का वेतन 20%, चिकित्सा भत्ता 1000 पर मंथ, शिक्षा भत्ता 200 रुपये प्रति माह 2 बच्चों के लिए, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 400 रुपये प्रति माह, यातायात भत्ता 1100 रुपये प्रति माह। इन्हें 1 अगस्त 2018 को निःशुल्क आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। मकान का उचित किराया 12,000, गैस बिजली पानी व नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय 2,000 रुपये 1 अगस्त 2018 से उन्हें 1400 सीसी की एक कार कंपनी दे दी गई। इसी तिथि से यातायात भत्ता नहीं दिया गया। पहले उनको यातायात भत्ता मिल रहा था परंतु 1 अगस्त से वो बंद करके उनको कार दे दी गई। कार के सभी व्यय कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं। कार्यालय प्रयोग में आती है। ये प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 15% अंशदान करती है और इतना ही अंशदान नियोक्ता द्वारा किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इसी का इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। मिसेस सुनीता got appointment at a company of the Chennai on the 1st of April 2014 at the pay scale of 10,515,000. She is also received dearness allowance 20% of salary, medical allowance 1,000 per month, education allowance for the 2 child 200 per month, city compensation allowance 400 per month, and transport allowance 1,100 rupees per month. She has also provided the rent-free house. 1st August 2018, fair rate of the house is 12,000. Expenses paid by the employer on facility of gas, electricity, and water is 2,000 rupees, where company provided a car 1400 cc engine capacity on 1st August 2018 and from the same day stopped paying the transport allowances. All the expenses of the car are borne by the company. Car is used for office purpose. She is contributed 15% recognized fund and the employer also contributed the same. Compute his taxable income for the assessment year 2019 and 20. She submit income tax return. अब इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि इनकी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स लायबिलिटी से पहले हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी फाइंड आउट करते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी होगी, क्योंकि उसका टैक्स भी इसी के बेस पे होगा। अब सबसे पहले हमको जब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि इनकी लिए पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनकी सैलरी बेसिक पे कितना होगा, क्योंकि जब तक बेसिक पे सॉल्व नहीं होगा, बेसिक पे नहीं पता चलेगा, हमारा क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। तो पहले तो हमको बेसिक पे देखना पड़ेगा कि इनका बेसिक पे क्या है। तो बेसिक पे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि फर्स्ट इनका अपॉइंटमेंट कब का है, 1 जनवरी का। तो 1 जनवरी 2014 को इनको मिलते हैं 10,000 रुपीज़। इसके बाद ये थोड़ा सा कैमरे को सेट करना हो रहा है, मैं थोड़ा और सेट कर लूँ, इज़ द इजी फॉर अस। आई होप सो। ये हो गया। क्या होता है जब आप वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों की तरह की प्रॉब्लम्स तो आती ही है। तो सबसे पहले हम उसकी सैलरी देख लेते हैं। 1 जनवरी 2014 को 10,000 रुपीज़ की है। इसके बाद हर बार जैसे कि इसमें सैलरी हमको दी हुई थी 10,500, 15,000 ये इनका वेतनमान था, पे स्केल था।
इसका मतलब है 1 जनवरी 2014 से उनको 10,000 मिलेगा। फिर 15 1 जनवरी को कितना हो जाएगा, 15 1 जनवरी को वह अमाउंट हो जाता है 10,500। 16 1 जनवरी को हो जाएगा 11,000 रुपीज़। फिर 17 को हो जाएगा 11,500 रुपीज़। इसके बाद 18 में हो जाएगा इनका 12,000 रुपीज़ और 19 में हो जाएंगे 12,500 रुपीज़। ये इनका हो गया। तो इसके बेस पे हमको ये पता चल गया कि इनकी बेसिक सैलरी क्या होगी। अब जब हमको बेसिक सैलरी पता चल गई है तो इसके आगे का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक बेसिक सैलरी नहीं होगी हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आप ऊपर में इस तरह से लिख लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी जब हमने देख लिया तो इसके बाद असेसमेंट ईयर, ये हमने लिख लिया असेसमेंट ईयर 2019-20, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख लिया प्रीवियस ईयर 2018 और 19। अब इनको जो सैलरी मिलेगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि इनको सैलरी कब मिल रही है, तो नॉर्मल जब कभी भी ऐसा कुछ नहीं दिया रहा है तो हम ये मानते हैं कि लास्ट डे ऑफ मंथ, दैट मीन्स हर माह की अंतिम तिथि को इनको सैलरी मिलेगी। तो इनकी बेसिक पे क्या होगी या मूल वेतन क्या होगा, तो इनका मूल वेतन हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 से जो मिल रहा है उनको 12,000 मिल रहा है और हमको लेना है 1 अप्रैल 18 टू 31 दिसंबर 18 तक इनको मिलता है 12,000 रुपीज़ के रेट से, जो कि 9 मंथ मिलेगा, और इसके 9 मंथ के हो जाएंगे 1,08,000 रुपीज़। वहीं पर 1 जनवरी 19 से लेके 31 ऑफ मार्च 19 तक हमको मिलेगा 12,500 रुपीज़, और फॉर द 3 मंथ जो कि होंगे 37,500 रुपीज़। इस तरह से उनका जो बेसिक पे है वो हो जाएगा 1,45,500। इसके बाद अब हम ले लेंगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है डीए, डियरनेस अलाउंस। और डियरनेस अलाउंस क्या दिया हुआ है, सैलरी का 20%, तो 1,45,500 का जब हम 20% फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाते हैं 29,100 रुपीज़। इसके बाद आपको दिया है मेडिकल अलाउंस या चिकित्सीय भत्ता, जो कि आपका 1,000 रुपये प्रति माह है, 1,000 पर मंथ। ये 12 मंथ के लिए वापस दिस अमाउंट इज़ द 12,000 रुपीज़। आफ्टर डैट अब हम देखते हैं, जब हमारा मेडिकल अलाउंस भी हो गया, मेडिकल अलाउंस के बाद में दिया है एजुकेशन अलाउंस। तो एजुकेशन अलाउंस जो फॉर द चाइल्ड दिया हुआ है वो टैक्स फ्री रहेगा। क्यों टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी लिमिट के अंदर में है। उसका रूल्स क्या है, 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड। तो यहाँ पे 2 बच्चों के लिए 2,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, 200 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, जो कि पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। इसके बाद में सिटी कंपनसेशन अलाउंस CCA। तो CC कंपनसेशन अलाउंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400 रुपीज़ पर मंथ के रेट से 12 मंथ का, जो कि होते हैं 4,800 रुपीज़। ये सारी चीज़ें हमने ले ली। इसके बाद में आपको दिया हुआ है कि यातायात भत्ता या फिर हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो उनको किस लिए दिया जा रहा है, सिर्फ ऑफिस यूज के लिए। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी इनको जो मिलेगा सिर्फ 4 महीने मिल रहा है, 1,100 इंटू 4, 4,400 रुपीज़। ये भी टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि इनको सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए मिल रहा है। आफ्टर डैट ये 4,400 रुपीज़ इनका टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं
जब इनका ये भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं कि इनको एक हाउस भी मिला हुआ है। मकान का उचित किराया जो कि दिया हुआ है 12,000 रुपीज़, और 1 अगस्त से उनको दिया हुआ है। तो 1 अगस्त से उनकी सैलरी क्या होती है ये भी हमको देखनी है। तो सैलरी हम कब से कब तक की लेंगे? 1 अगस्त कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन, या ऐसा लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन अंडर सेक्शन 17(2)(1) में। तो सबसे पहले उसके लिए सैलरी देख लो, उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो सैलरी हो जाएगी 1 अगस्त से उनको घर मिल रहा है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट मीन्स 12,000 रुपीज़ के रेट से 5 महीने की, और फिर 12,500 रुपीज़ के रेट से 3 महीने की। तो ये जो इनकी सैलरी होगी, ये दोनों सैलरी मिला के आ जाएगी 12,500 इज़ द 60,000 रुपीज़, ठीक, प्लस 12,500 इंटू 3 37,500, दैट इज़ द 97,500 रुपीज़ ये हो गए। इसके बाद में अब हम यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन से अलाउंस इनके आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस का हो जाएगा, कितना मिल रहा था? 1,000 पर मंथ। 8 महीने के लिए घर मिला हुआ है, तो 1,000 पर मंथ के रेट से 8 महीने का ये 8,000 रुपीज़ हो जाएगा। इसके बाद मेडिकल अलाउंस के बाद इंटरटेनमेंट CCA मिल रहा है इनको 400 इंटू 8, ये हो जाएगा 3,200 का। तो इस तरह से ये जो इनकी सैलरी है ये टोटल आ जाएगी सब मिला के 1,08,700। अब हम क्या करेंगे, चूँकि इनका घर कहाँ है? चेन्नई में है। चेन्नई की पॉपुलेशन मोर देन 24 लाख है, तो 1,08,700 इंटू 15% ले लीजिए डायरेक्टली उसका, क्योंकि चेन्नई का है, और इसका 15% होता है 16,305 रुपीज़। ये हम वैल्यूएशन कर लेते हैं। RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन, किराए से मुक्त मकान अंडर सेक्शन 17(2)(1) में 16,305 रुपीज़। उसके बाद में इनको एक कार प्रोवाइड की जा रही है जो कि सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए, इसलिए पूरी की पूरी वो एग्जेम्प्टेड होगी। प्रोविडेंट फंड RPF में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनका एम्प्लॉयर 15% का कंट्रीब्यूशन वो करती है, उतना ही उनका एम्प्लॉयर भी करता है। तो यहाँ पे कहीं पे ये नहीं दिया है कि सैलरी और DA का भी कर रहे हैं, सिर्फ सैलरी का ही कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सैलरी का इनके 15% ले लेते हैं। तो सैलरी इनकी 1,45,500 है। इसका जब हम 15% फाइंड आउट करेंगे तो इसका 15% का अमाउंट हो जाता है 145,500 इंटू 15% है। 15% में से 12% तो एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। तो बाकी कितना टैक्सेबल हो जाएगा? जस्ट फॉर द 3%। तो 1,45,500 का 15 में से 12 माइनस कर दीजिए, 3% का टैक्सेबल होगा, और इसका 3% टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 4,365 रुपीज़। हमने इसको भी ले लिया। और अब क्या करते हैं कि हम इन सब चीज़ों का टोटल कर लेते हैं, और टोटल करने से हमको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो रही है। तो फिर से एक बार देख सकते हैं आप। सबसे पहले बेसिक पे देख लीजिए, उसके बाद बेसिक पे के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका DA जो कि 20% हमने ले लिया है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, सेकंड लाइन में गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल ये 2,000 रुपये एम्प्लॉयर ने पे किए। तो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के 2,000 रुपये जो पेड किए हैं उसको भी ऐड ऑन कर लिया। तो इसके टोटल से हमारी आ जाएंगे 2,18,470। ये क्या आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी,
इसमें से आप डिडक्ट कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) में, जो कि मैक्सिमम अमाउंट 40,000 रुपीज़ का है। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारी वैल्यू आ गई 1,78,470 रुपीज़। दैट इज़ द टैक्सेबल सैलरी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन लेने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि नॉर्मल क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं, पर जिस क्वेश्चन में आपका वेतनमान हो वो हमारे को दिक्कत जाती है। तो ये वेतनमान आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आप डेट को देखते चले जाइए। वेतनमान के बाद इस क्वेश्चन में स्पेशली करने के लिए जो था कि आपको 4 महीने के लिए घर मिल रहा है, 4 महीने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, पर 8 महीने की फिर कार मिल रही है। उसका बाइफर्केशन कैसे करेंगे, उसको टैक्सेबल होगा। ऐसे ही हाउस आपको 8 मंथ के लिए मिल रहा है, तो उसमें सैलरी क्या होगी, ये अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके इसको सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश की। आई होप सो मैं अपनी कोशिश में सफल रहा हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट आगे और क्लासेस में हम बाकी की चीज़ें देखेंगे।